डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस तरह से मैकेनिज़्म होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो जो हमारी सेल होती है उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे शुरू होता है, जिनको हम ऑरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि जीनोम में होती है। जीनोम क्या है? जीनोम का जेनेटिक मटेरियल जो हैप्लॉइड सेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल का, डेट इज़ अ जीनोम। उसमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस या स्पेसिफिक स्थल होंगे जहाँ पे कि आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। जो अनवाइंडिंग होगी डीएनए की ओरिजिन की, और जो सिंथेसिस होगा न्यू स्ट्रैंड्स का, वो किसके द्वारा होगा? वो एंजाइम्स के द्वारा होगा, जिन्हें हम कहते हैं हेलिकेजेस। जिससे कि रिजल्ट होगा हमारे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा जो कि ग्रो करेगा बाई डायरेक्शनली। कहाँ से? जहाँ से कि शुरू हुआ है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस रेप्लिकोसोम या रेप्लिकेशन फॉर्क के इनिशिएशन के लिए, और इनमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं पॉलीमरेजेस, जो कि सिंथेसाइज करते हैं न्यू स्ट्रैंड्स को, जिससे एडिशन होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड में। अब आपको पता है कि जो सेल साइकिल होती है उसमें जो इंटरफेस होता है, उसका जो एस फेस होता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। डीएनए जो रेप्लिकेशन है, या हम उसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, उसको हम इन विट्रो भी कर सकते हैं, मतलब नेचर में भी होता है, और इन विट्रो जैसे कि पीसीआर टेक्निक है उसमें भी हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो विधि है उसमें भी ये इनिशिएट होता है विद स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ polymerase enzyme, and those polymerase enzyme are your Taq polymerase enzyme, it can be your Wnt polymerase enzyme, and hence for different types are available जो कि thermostable होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जिनको हम आइसोलेट करते हैं सेल से, और उस तरह से हम आर्टिफिशियल डीएनए प्राइमर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए प्राइमर्स आर्टिफिशियल जो है उससे हम इनिशिएट करेंगे डीएनए सिंथेसिस को एट नॉन सीक्वेंसेस, जो कि टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल में होगी। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको एक टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। टेम्पलेट क्या है? एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, जो कि डायरेक्ट करेगा पॉलीमरेज को कि आप उसमें वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करिए इन सक्सेशन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के टेम्पलेट डीएनए में। तो इस डीएनए पॉलीमरेज को आवश्यकता पड़ती है एक प्राइमर की। प्राइमर क्या है? शॉर्ट सेगमेंट है मोस्टली ऑफ आरएनए, और इट कैन बी डीएनए इन सम केसेस राइबोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट डीएनए, जिसमें कि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, प्राइमर टर्मिनस होता है। और ये जो डीएनए प्राइम पॉलीमरेजेस हैं वो एंजाइम जो हैं वो क्रिएट करते हैं डीएनए को बाय असेंबलिंग द न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 to 3 डायरेक्शन, और एक्सटेंड करते हैं फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन प्राइमर, जिससे कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसमें एक ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी। ये जो डीएनए पॉलीमरेज फैमिली है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यू हैव ए बी सी डी एक्स वाई एंड आर टी। ए टाइप में रेप्लिकेटिव और रिपेयर दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और दूसरी तरफ से अगर वी डिस्कस द बी टाइप ऑफ फैमिली, ज़्यादातर वो रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस की बनी हुई होती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन एंड हैंसफोर्थ। सी टाइप बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं तीसरे से 5वें सिरे तक। डी टाइप जो होती है वो ज़्यादातर यू आर्कियोइड्स में पाई जाती है। एक्स टाइप यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज बीटा, सिग्मा और इनमें पाई जाती है, और टीडीटी में पाई जाती है, जिसको हम टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज कहते हैं। वाइट टाइप लो फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज है जो कि एबिलिटी रखता है रेप्लिकेशन की थ्रू डैमेज डीएनए, उसको हम टीएलएसपी कहते हैं, ट्रांसलीशन सिंथेसिस पॉलीमरेज भी कहते हैं। और फिर आता है आपके आरटी या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करें तो आपके पास 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस के, तो उनमें आते हैं पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, लैम्डा, सिग्मा, म्यू,
ईटा, आयोटा, कप्पा, जीटा, गामा, थीटा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेप्स 3 होते हैं इसके, जो कि एक के बाद एक सीक्वेंसेस में चलेंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेंगे। पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा एलोंगेशन, तीसरा होगा टर्मिनेशन। जो सेपरेशन होता है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स का, अनकॉइलिंग का स्पेसिफिक साइट पर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होता है सेवरल एंजाइम्स और प्रोटीन्स का। पूरे ही इस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और रेप्लिकेशन जो इसलिए एसेंशियल मैकेनिज्म प्ले करता है सेल के फंक्शनिंग में। अब बात करें हम इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरू होना। डीएनए रेप्लिकेशन का जो शुरुआती जो अवस्था होती है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इनिशिएट होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनमें एक ही ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का पर डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनमें बहुत सारे होते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 150 न्यूक्लियोटाइड्स तक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और पूरी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्र के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक पॉइंट पे हो रहा है, मतलब 1 पॉइंट इन ईच प्रोकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाई डायरेक्शनल में होगा, मतलब 2 रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बनती हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो यहाँ पे आपने देखा कि ओरिजिन और रेप्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत सारी जगह पे होगा। साइमल्टेनियसली आपकी बहुत सारी रेप्लिकेशन फॉर्क बनती हैं, और ये जो रेप्लिकेशन बबल्स बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। और ये जो इनिशिएशन होता है इट इज़ बाय मल्टी सब यूनिट प्रोटीन ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स दिस। तो ये जो ओरिजिन जो साइट्स होती हैं उनकी टारगेटिंग इनिशिएटर प्रोटीन्स के द्वारा होती हैं, जिससे कि एडिशनल प्रोटीन्स जुड़ जाती हैं जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेंगी, निर्मित करेंगी रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को डीएनए ओरिजिन में। बहुत सारे ओरिजिन साइट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यू कैन हैव मैनी ओरिजिन साइट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स विच हैव ओनली 1। तो इनको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन होगा उसमें डीएनए हेलिकेजेस एंजाइम उसको अनवाइंड करने का काम करते हैं। मैकेनिज़्म जो होगा डीएनए हेलिकेजेस एंजाइम का वो एटीपी के द्वारा होगा। और एडिशनली हम देखते हैं कि जब इनिशिएशन होता है तो उसमें डीएनए प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करेंगे? आरएनए प्राइमर्स को। ये आरएनए प्राइमर्स ही हैं जो शुरू करेंगे फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करेगा कि वो नए डीएनए डॉटर स्ट्रैंड्स को जोड़ता जाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसको हम कहेंगे एलोंगेशन। ये जो एलोंगेशन है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ग्रो करेगा न्यू डीएनए डॉटर स्ट्रैंड्स को, कि वो अटैच करेगा ओरिजिनल अनजिप टेम्पलेट स्ट्रैंड को, इनिशिएट करेगा शॉर्ट आरएनए प्राइमर को। डीएनए जो पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज करेगा न्यू स्ट्रैंड को जो मैच करेंगे टेम्पलेट सीक्वेंसेस से। वो एडिशन करेगा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को 3 हाइड्रोक्सिल एंड पर। जैसे ही वो टेम्पलेट रीड करेगा 3 से 5वीं डायरेक्शन में, तो देयरफॉर द डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड किस में सिंथेसाइज करेगा? 5वें से तीसरी डायरेक्शन में। तो इसलिए हम वो जो 5 to 3 जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। अलॉन्ग द टेम्पलेट स्ट्रैंड जो डीएनए प्राइमेज है सिंथेसाइज करेगा एक शॉर्ट डीएनए प्राइमर को, जिसकी बिगनिंग 5वें से तीसरी डायरेक्शन में है। अब ये 5वें से तीसरी डायरेक्शन में है तो एलोंगेशन जो है अदर टेम्पलेट का 5:3 में होना चाहिए एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि वो शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स के द्वारा होगा जो कि फिल्ड अप रहेंगे ज्वाइनिंग फ्रैगमेंट से। तो वो जो स्ट्रैंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। छोटे छोटे पीछे रहने वाला स्ट्रैंड इज लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हैं को हम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हो तो डायरेक्शन ऑफ फॉर्क मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ आपको दिख रहा है। ओरिजिन आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन में, रेड कलर से आप देख रहे हो कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ये लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में है, लीडिंग स्ट्रैंड पूरी तरह से एक साथ है। तो दीज आर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। अब ये होते क्या हैं?
ये शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, जिनका कि सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, जिसकी कि बाद में लिंकिंग हो रही है एंजाइम लाइगेज से, जिससे कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका क्रिएशन हो सके। इसको 60s में जापानीज साइंटिस्ट रिजो और सुनिको ओकाजाकी ने इनको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया था मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को बाय यूजिंग डीएनए एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग पल्स लेबल्ड मेथड ऑन इकोलाई क्रोमोसोम्स विच वर डीनेचर मतलब उनके जो 2 स्ट्रैंड उनको अलग अलग करना। फिर उन डीएनए को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। तो फिर जब उन्होंने देखा कि जो लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव शॉर्ट यूनिट्स हैं जो कि मेंट टू ऑब्जर्व द रेप्लिकेशन, उनमें उन्होंने उनको डिसकंटिन्यूअस देखा। तो उन्होंने बताया कि 2 तरह का पाथवे होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्मेशन का। एक तो होता है शॉर्ट फ्लैप पाथवे और दूसरा जो पाथवे होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग फ्लैप पाथवे। तो ये जो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं, ये 2 तरह से निर्मित होते हैं, अदर शॉर्ट मेथड और ए लॉन्ग मेथड। शॉर्ट फ्लैप पाथवे जो है इसमें जो लैगिंग जो स्ट्रैंड है वो प्राइमर्ड होता है शॉर्ट इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में वो बनेगा। लेकिन लॉन्ग वाले में जो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैप फॉर्मेशन, वो लास्ट करता है खाली छोटी ड्यूरेशन के लिए और उसके बाद में डिले हो जाता है क्लीवेज में और जो फ्लैप हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे हो जाते हैं। तो फ्लैप लंबे बन गए आपके बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि एक्टिविटी उसकी बहुत शॉर्ट थी, तो वो लॉन्ग फ्लैप पाथवे बन गया। अब जो शॉर्ट फ्लैप पाथवे था उसमें आपने क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका जो है वो शॉर्ट इंटरवल्स में जुड़ रहा है, तो वो दैट इज़ अ शॉर्ट फ्लैप पाथवे। लास्ट स्टेप इज योर टर्मिनेशन प्रोसेस। अब आपने देखा कि इनिशिएशन हो गया, आपके एलोंगेशन हो गया, एक्सटेंशन हो रहा है आपके, तो यहाँ पे अब एंजाइम जो है एक्सोन्यूक्लियस वो रिमूव करेगा आरएनए प्राइमर्स को। कहाँ से? ओरिजिनल स्ट्रैंड से। जैसे ही प्राइमर्स का रिप्लेसमेंट होगा विद द राइट न्यूक्लियोटाइड बेसेस, जब ये रिमूव हो रहे हैं तो एक तरह का और एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीड करेगा न्यू स्ट्रैंड्स को, जो कि चेक करेगा, रिमूव करेगा कि कोई एरर तो नहीं आ गया। डीएनए लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को, जिससे कि एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैंड निर्मित हो सके। जो एंड्स है पेरेंटल स्ट्रैंड का, उसमें हम देखते हैं रिपीटेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। रिपीटेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस अर्थात जिनको हम कहते हैं टीलोमेयर्स, जो कि प्रोटेक्टिव कैप बनाते हैं एट एंड ऑफ क्रोमोसोम्स विच प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ नियर बाय क्रोमोसोम्स। ये जो टीलोमेयर्स होते हैं इनका जो सिंथेसिस होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है, जिसको हम टीलोमेरेज कहते हैं। ये कैटालाइज करेंगे टीलोमेर सीक्वेंसेस को। जैसे ही कंप्लीशन हो गया आपके पेरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट जो हैं वो कॉयल करेंगे इनटू डबल हेलिकल शेप, जिससे कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ईच पासिंग 1 स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। तो इस तरह से आपका टर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा आपके रेप्लिकेशन मशीनरी को। तो इस डायग्राम से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि हाउ ऑन द लेफ्ट साइड आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी अनबाइंडिंग होगी, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क हेलिकेजेस के द्वारा 2 स्ट्रैंड्स आपके अलग अलग हो गए। फिर आप देखते हो कि यहाँ पे एडिशन होगा प्राइमर्स का, जिसकी वजह से इनिशिएट करेंगे एक्टिविटी, पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएट करेंगी उसकी एक्टिविटी। और आप देखते हो कि जब नया स्ट्रैंड बन रहा है 5वें से तीसरे दिशा की ओर, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड कहला रहा है। उसी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा जो स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड वहाँ पे निर्मित हो रहा है। उसके बाद में देयर इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइगेजेस एंजाइम, जो सील करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं इनको बनाने के लिए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें हमने देखा कि उनका जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। उनमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से बाई डायरेक्शनल होता है और उनमें एक रेप्लिकेशन बबल से ही होता है और डीएनए गायरेजेस की भी रिक्वायरमेंट होती है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की संख्या इनमें ज़्यादा होती है, मतलब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे
ज़रूरी होते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और रैपिड रेप्लिकेशन देखा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि 2000 बेस पेयर्स बन जाते हैं पर सेकेंड। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ खाली 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, अर्थात वेरी स्लो केस ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑब्जर्व, वेरी शॉर्ट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं यहाँ पे। और हमने देखा कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। रेप्लिकेशन जो है वो सेवरल पॉइंट्स में होगा क्रोमोसोम में, लार्ज नंबर ऑफ लेप्रिकॉन्स में होता है, बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल्स यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरह से देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स फॉर द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। तो रेप्लिकॉन मशीनरी से ही ये इनिशिएट होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। रेप्लिकेशन फॉर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम इट डिफरेंट एंजाइम्स जैसे कि हेलिकेजेस हैं, प्राइमेजेस हैं, टोपियोइसोमेरेजेस हैं, आपके डीएनए पॉलीमरेजेस जो एंजाइम हैं आपके, वो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, चाहे वो हमारा प्रोसेस हो इनिशिएशन का हो, या आपके एलोंगेशन का जो प्रोसेस हो यहाँ पे, या फिर आपका जो लास्ट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं द टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन मशीनरी। तो इस तरह से प्रूफ रीडिंग का भी कार्य किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन सेल्स, इन लिविंग cells, as well as in vitro studies done for DNA replication. I hope you are able to understand it in a very simplified way.